आइए लिए चलते हैं, भारत की बात बताता हूं कि पहली खबर की तरफ कर देते हैं शुरुआत। सवाल यह है कि विपक्ष पर भारी बागियों की तैयारी। देखिए, अब तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे और विस्तार से खबर भी। महाराष्ट्र लेकर दिल्ली तक भारी घमासान मचा हुआ है। ममता के बाद अब उद्धव की पार्टी में बगावत हो गई है। कल तक संजय राउत धमका रहे थे और कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, जो बगावत कर रहे हैं वो पार्टी में लौट आए। बड़ी उम्मीदों के साथ उद्धव के सांसदों ने दिल्ली में बैठक बुलाई और उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन मीटिंग पर जाते समय संजय राउत क्या कह रहे हैं पहले वो सुनवा देंगे तस्वीरों के जरिए। ये देखिए पहले। सर, सभी सांसदों के आने की उम्मीद है सर, सभी सांसदों के आने की उम्मीद है सर। देख लेंगे, जो आएंगे वो हमारे, नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार। सर, आपको लगता है कि सब लोग आएंगे? सर विप बिल्कुल कंपलसरी है सर, सबके लिए मैंडेटरी। सब यहाँ पे हैं। सुना आपने संजय राउत को। और इधर दिल्ली में संजय राउत बड़े बड़े दावे कर रहे थे और उधर शिंदे महाराष्ट्र से दिल्ली तक बोल कुछ नहीं रहे थे। लेकिन खबर है कि सारा ऑपरेशन टाइगर शिंदे के इशारे पर ही चल रहा था। टाइगर के बाद टाइगर चल रहा है। एक बाइट दो रहे हैं। 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप ऑपरेशन टाइगर के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक टाइगर चल रहा है। उद्धव गुट के सांसदों ने बैठक बुलाई इस बीच और बाकायदा अटेंडेंस का पर्चा रखा और दावा किया कि सब मौजूद रहेंगे तो फुल अटेंडेंस का पेपर और संख्या बिल दिखाएंगे। लेकिन ये जो अटेंडेंस वाली है, देखिए जरा, ये महत्वपूर्ण बैठक, सब कुछ लिखा हुआ है, तारीख गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 और कौन कौन, ये नाम भी सामने रखे हुए हैं। लेकिन खबर तो वही कि 9 में से 6 सांसद टूट गए। इस पर विस्तार से आपको पूरी डिटेल्स रखने जा रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। और वहीं इधर संजय राउत और अरविंद सावंत बड़े बड़े दावे कर रहे थे और उधर जो 6 सांसद हैं वो गायब थे, जिन्हें लेकर उद्धव गुट की नींद उड़ी हुई है। वो सांसद ना उद्धव के संपर्क में और ना ही उनके नेताओं के। उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद भाऊ साहब वाकचुरे, संजय जाधव और संजय देशमुख। अब देखिए, तो क्या महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर चल चुका है? जिस उद्धव के पास कभी 9 लोकसभा सांसद हुआ करते थे, उनमें से 6 अब शिंदे के साथ जा रहे हैं। तो क्या शिवसेना का किंग और टाइगर सभी मायनों में अब शिंदे ही हैं? सवाल बड़ा ये देखिए, लिखा हुआ है ऑपरेशन टाइगर। तो दिल्ली में जब उद्धव गुट की बैठक में नहीं पहुंचे बागी सांसद तो संजय राउत के तेवर बदल गए और जो पार्टी में सब ठीक होने का दावा कर रहे थे वो सांसदों के अपमान और अपशब्द पर उतर आए। सर संजय सर, जो लोग नहीं आए उनको क्या चलो मैं चलता हूं सर आपके साथ। तो बागियों को सड़क पर सबक सिखाने की धमकी मिली तो महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी और मुंबई में बागी गुट के संजय पाटिल के घर भारी पुलिस का पहरा है इस वक्त। ये तस्वीर और मुंबई में एक और बागी सांसद के घर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भाऊ साहेब वाकचौरे के घर भारी पुलिस का पहरा है, उन्हें वाई प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है। इस रही तस्वीरें। तो बागी सांसदों की सुरक्षा पर संजय राउत बड़े नाराज हैं, धमकी दे रहे हैं कि पुलिस और एजेंसियों का साथ ना हो तो वो उन्हें कड़ा सबक सिखाएंगे। ऐसे पूरा ताम झाम अब भारत की फौज भी लेके आइए, भारत की फौज को उतारिए, यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। हाँ, ऐसे गद्दारों को आपकी पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। पूरा ताम झाम अब भारत की फौज भी लेके आइए, भारत की फौज को उतारिए, यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। हाँ, ऐसे गद्दारों को आपकी पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। पूरा
इसलिए कहा जा रहा है ऑपरेशन टाइगर क्या सफल हो गया है? उद्धव देखते रह गए और टूट गई सेना। आइए जरा विस्तार से आपके सामने हम रख देते हैं पूरी डिटेल्स। देखिए, ऑपरेशन टाइगर को लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। बगावत रोकने के लिए उद्धव और उनके सांसदों ने सारे तरीके अपना लिए। बागी सांसदों को धमकाया तक गया, कड़े एक्शन की चेतावनी तक दी गई, व्हिप जारी करके दिल्ली में बैठक में शामिल होने का निर्देश तक दिया गया। लेकिन जब दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की बैठक हुई तो जितने सांसद आए उससे 2 गुना यानी 6 सांसद तो गैर हाजिर रहे, अनुपस्थित रहे, आए ही नहीं। उद्धव गुट ने कहा कि जो सांसद नहीं आए उनके खिलाफ नोटिस जारी कर रहे हैं, 7 दिनों के भीतर जवाब देना होगा और नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उद्धव के करीबी सांसद संजय राउत ने आज फिर से बागियों को गाली दी और आरोप लगाया कि बागी सांसदों को 25-25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हम बागियों के खिलाफ ऑपरेशन कुचलना, मसलना और तोड़वा शुरू करेंगे। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़क पर ही गद्दारों को सबक सिखाएगी। इधर संजय राउत और उद्धव के करीबियों ने बागियों को डराया धमकाया और उधर उद्धव गुट के सभी 6 बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने इन सांसदों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। इसमें 2 कमांडो समेत कुल 11 सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं। और इस बीच बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को अपना रुख बता दिया है। कहा है वो या तो शिंदे गुट के साथ जाएंगे या अलग संसदीय गुट बनाएंगे, लेकिन अब वो उद्धव के साथ नहीं है और ना ही संसद में उद्धव गुट के साथ वो बैठेंगे। संजय राउत सांसद शिवसेना यूबीटी और संजय सिरसाट ये सब कुछ क्या कह रहे हैं इनको हम आपको सुनवाएंगे। आप हमारे पार्टी के नाम पर और चुनाव चिन्ह पर आपने चुनाव जीता है, तो अभी भी आप हमारे पार्टी के सदस्य हैं और आपने पार्टी व्हिप का अगर उल्लंघन किया है तो आपको लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा। उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी, 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले। उपवाटा की बैठक में 6 सांसद जो गैरहाजिर हुए, इसका मतलब अब उन्होंने अपना अलग से गुट बना लिया है। वो शायद ओम बिरला के पास उन्होंने राइटिंग में दे भी चुके हैं। उनको कौन से पक्ष में जाना है, कहाँ रहना है, ये वो 6 खासदार वो डिसाइड करेंगे। अगर वो हमारे तरफ आना चाहते हैं तो उसका निर्णय एकनाथ शिंदे साहब लेंगे। एकनाथ शिंदे साहब जो भी निर्णय लेंगे वो हमको सबको मंजूर रहेगा। संजय राउत जी ने क्या कहा है, अगर उसको मैं जवाब देकर के बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना एक तरीके से सोचते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, अपने भविष्य के लिए तय करते हैं। अब मैं शिवसेना में कौन एमपी को क्या करना चाहिए मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता। संजय राउत एक बहुत भारी गालीबाज नेता है। रोज सुबह झूठ बोलना, फर्जी जानकारियां देना, अफवाहें उड़ाना और किसी के ऊपर किसी भी प्रकार के फर्जी आरोप लगाना। देश के माननीय चुने हुए सांसदों को इस प्रकार की गाली देना, यही उबाठा का चरित्र रह गया, यही संजय राउत का चरित्र रह गया। अब जो भी हो उद्धव ठाकरे जी का हो या ममता बनर्जी का हो या किसी का भी हो, लेकिन इस तरह से पार्टी से चुन कर आने के बाद बगावत करने वालों के खिलाफ कोई नया कानून बनना चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे जी को ये सब हजम हो रहा है? क्या रश्मि ठाकरे जी जो पार्टी चलाती है, क्या उनको ये सहन होता है कि माँ बहन के ऊपर उनका एक प्रवक्ता, उनका एक सांसद गाली देता है? मैं पूछना चाहती हूँ उद्धव ठाकरे जी से, क्या यही आपका सुसंस्कृत चेहरा है? माननीयों की प्रतिक्रिया आपके सामने हमने रख दी और खुद आपने सुन लिया उन्हीं की ज़बानी। लेकिन इस बीच सांसदों की बगावत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। यवतमाल में विरोध प्रदर्शन भी हुआ, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए। और आइए अब देखते हैं कि बगावत को लेकर कैसी सियासत हो रही है, कौन क्या बोल रहा है, किसको घेर रहा है। नजर डालिए। सबसे पहले बात संजय राउत की, क्योंकि संजय राउत सांसद शिवसेना यूबीटी हैं। अब जो बैठक में आए हैं वो हमारे हैं, जो नहीं आए हैं वो गद्दार और बेईमान हैं, ये संजय राउत कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं जहां ठाकरे हैं वही असली शिवसेना है। ईडी और सीबीआई की धमकियां देकर आप तोड़ने में लगे हैं लोकतंत्र के साथ, ये कैसा खेल?
खेला जा रहा है। इस तोड़फोड़ पर मैं बीजेपी को सबक सिखाकर जेल जाऊंगा। अब राम कदम, नेता बीजेपी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो शख्स अपने पिता के विचारों पर नहीं चलता उस पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है। काफी सांसद विधायक उद्धव का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अहंकार में बैठे हुए हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष AIMIM कह रहे हैं शिकारी नया है लेकिन जाल तो वही पुराना है। उद्धव के कुछ सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में जाना होगा, इसीलिए वो तोड़फोड़ के लिए तैयार हो गए। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद, शिवसेना UBT, सत्ता की भूख में आप संविधान से खिलवाड़ कर रहे एजेंसी को मुट्ठी में लेकर डर का माहौल बना रहे हैं और बीजेपी को जवाब देना होगा कि वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। जबकि रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने 2019 में गलती की थी। 2019 में फडणवीस को सीएम बनाने के लिए समर्थन देते तो आज इस तरह टूट और खात्मे की कगार पर नहीं पहुंचते। 9 सांसदों में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं। इससे एनडीए और महायुति की ताकत बढ़ गई है। पृथ्वीराज चौहान, नेता कांग्रेस, वो कह रहे हैं इसका अंदेशा तभी से था जब 14 जून की मीटिंग में मातोश्री में सिर्फ 4 सांसद पहुंचे थे। जिस तरह बीजेपी पूरे विपक्ष को खत्म कर सिर्फ एक नेता और एक पार्टी का राज चाहती है, वो पूरी तरह गलत और फांसीवाद जैसा है। मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं संजय राउत ही वो शख्स हैं जिन्होंने उद्धव को कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो समझ जाइए कि राजनीति बदल चुकी है और राजनीति में शुचिता और मर्यादा का बहुत स्थान है। लेकिन महाराष्ट्र में बड़ी बगावत पर माननीय यानी नेतागण क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सीधा सुनवा देते हैं, सुनिए। क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे उसको तोड़ेंगे, क्या पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? ये ईडी CBI की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको? हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाना। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का अहंकार और मैं अपने सल्तनत का सुल्तान हूं, एक अहंकारी बादशाह की तरह उनका दुर्व्यवहार और इन्हीं कारणों के वजह से उनके सारे नेता धीरे धीरे उनको छोड़ करके जा रहे हैं। वे कह रहे कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, रास्ते पे सड़कों पर राड़ा करेंगे। यानी क्या कानून हाथ में लोगे? किसको उकसा रहे हो तुम? तुम्हारे अपने कर्मों का ये फल है। शिवसेना के लोग जो जाना चाहते हैं उनको ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको वोट किसने दिया था? शिवसेना को मानने वाले थे, उन्होंने वोट दिया। कांग्रेस को मानने वाले थे, उन्होंने दिया। राष्ट्रवादी को मानने वाले थे, उन्होंने दिया। समाजवादी को मानने वाले थे, उन्होंने दिया। आपको जाना है तो इस्तीफा दीजिए और बीजेपी के इसके ऊपर टिकट के ऊपर आप ये करिए ना, इलेक्शन लड़िए ना। वो क्यों नहीं डेयरिंग करते? इतना सत्ता की भूख, इतना सत्ता का प्यार कि आप संविधान को खराब कर दो, आप एजेंसीज को अपनी मुट्ठी में कर लो, आप जो भी है सबको डर का माहौल बनाकर रखो, प्रजातंत्र के उसूलों को ताक पे डाल दो, तो ये तो जवाब हमें कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। जो लोग सक्षम नेतृत्व चाहते हैं, अपने क्षेत्र के समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, वो समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मुझे यकीन है कि ऐसे लोग शिंदे साहब के नेतृत्व में अवश्य आकर काम करेंगे। महाराष्ट्र की 90% शिवसेना, शिवसैनिक, ये शिवसेना शिंदे साहब के पास है। इसलिए ये जो बात कर रहे हैं ना, ये करने के लिए कोई कार्यकर्ता नीचे ग्राउंड पे लगता, इनके पास में अभी कार्यकर्ता ही सिलक नहीं। देखिए, उद्धव ठाकरे से बगावत करके शिंदे अलग हुए थे, उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी ले लिया था और अब एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने उद्धव को चोट पहुंचाया है। अब उनके 9 में से 6 सांसदों को अपनी तरफ खींच लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ शिंदे जी हैं और एक तरफ उद्धव जी हैं। अब उद्धव को शिंदे की चोट पहुंची है। अब देखिए, सवाल यही है कि इस बीच खबर आ रही है कि उद्धव के 4 बागी सांसद राजस्थान पहुंच गए। तस्वीर राजस्थान पहुंचे उद्धव खेमे के 4 बागी सांसद और अब जैसे सिक्योर सुरक्षित रखने वाली बात होती है, उसी के मद्देनजर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो रिसोर्ट आपको दिखा रहे हैं, इसी के अंदर 4 जो बागी सांसद हैं उद्धव के, उनकी मौजूदगी है।
चलिए तस्वीर आपने देख ली है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर उद्धव के सांसद टूटे क्यों हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है, देखिए, कांग्रेस विलय का प्लान भारी पड़ा। संजय राउत ने हाल ही में कांग्रेस में विलय का संकेत दिया था। कहा था कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। खबर है कि उद्धव के आधे से ज्यादा सांसद इसके खिलाफ थे। वो कांग्रेस के साथ जाकर पार्टी की पहचान खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन उद्धव की पार्टी में उनकी बात या फिर राय सुनी नहीं जा रही थी। इसीलिए बगावत का रास्ता उन्होंने चुना और उद्धव गुट से वो अलग हो गए। और दूसरी खबर यह है कि उपेक्षा और धमकी से ये सांसद नाराज चल रहे थे। बागी सांसद उद्धव और आदित्य की अनदेखी से बेहद खफा थे। उद्धव दुख के समय अपने सांसदों के साथ खड़े नहीं हो रहे थे। ये सूत्र बता रहे हैं सब कुछ। बैठक में कुछ सांसदों के साथ सही बर्ताव तक नहीं होता था। वो मानते थे कि पार्टी को फिर से सड़क पर कड़ा संघर्ष दिखाना चाहिए या करना चाहिए, लेकिन उद्धव नेतृत्व को लेकर आक्रामक होने की बजाय उदास थे। वो किसी तरह बस गठबंधन से जुड़कर चलना चाहते थे। सांसदों के असंतोष में आग डालने का काम धमकियों ने कर दिया। अपमानजनक भाषा और अपशब्दों के चलते उद्धव का साथ छोड़ दिया। और तीसरी जो बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि ऑपरेशन टाइगर और भविष्य का डर नाराज सांसद शिंदे और उनके बढ़ते असर से प्रभावित थे। उन्हें लगने लगा था कि शिंदे के पास पावर भी है और संसाधन भी है। शिंदे गुट के कुछ नेता ऑपरेशन टाइगर के जरिए संपर्क में भी थे। स्थानीय चुनाव के नतीजों से कई सांसद परेशान दिखे और डर में थे। उन्हें लगा कि सही समीकरण और संगठन नहीं मिला तो हार जाएंगे। इसलिए उद्धव का साथ छोड़ उन्होंने शिंदे की तरफ कदम अपने बढ़ा दिए। अब सुनिए उद्धव गुट में टूट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं। देखिए, मुझे दुख इस बात का है कि जिस उद्देश्य से ये 10 शेड्यूल हमारे घटना में लाया था कि हॉर्स ट्रेडिंग बंद होना चाहिए, लेकिन आज भी इलेक्शन होने के बाद जो लोग चुन के आते हैं, सांसद रहे या एमएलए रहे, और किस प्रकार अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो। लूट नहीं हुई है, भाजपा ने डकैती डाल करके उनको लूट लिया है। इस लूट के खिलाफ देश को आवाज उठानी। तो उधर पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी टूटी और फिर इधर महाराष्ट्र में उद्धव गुट में टूट और हलचल है, और अब यूपी में भी यही दावा किया जा रहा है। दावा तो यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद बगावत के लिए तैयार बैठे हैं। जी, अब ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया। सबसे पहले देखिए, समाजवादी पार्टी में बगावत का दावा यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने किया। अब वो कह रहे हैं कि बगावत की कमान बलिया के हाथों में होगी। उनका इशारा बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे की तरफ ही था। सदन चलने 2-4-6 लोग और हैं, इनको छोड़ दीजिए तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। सब लोग दुखी हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है वो चले जाएंगे। बता तो रहा हूँ कि लोकसभा सदन चलने वाला है, उसी सदन के दौरान हो सकता है उसके पहले ही लोग चले जाएं या उसी बीच ये लोग एक गोल बना करके एक अलग जो है अपना मोर्चा खड़ा करेंगे सपा के खिलाफ। 2-4-6 लोग। तो आइए अब जल्दी से देख लेते हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं और क्या इस वक्त हलचल है उत्तर प्रदेश की सियासत में। देखिए, यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने फिर से समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया है। कहा है कि अखिलेश को भी पता है कि उनके सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं। मॉनसून सत्र से पहले ही पूर्वांचल के कई सांसद सपा छोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी में केवल पूर्वांचल के मुस्लिम और यादव सांसद ही बचेंगे। अगर बचा सकते हैं तो अखिलेश यादव सपा को बचा लीजिए। सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व बलिया का लाल करेगा। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे हैं। माफ करिएगा, अखिलेश के साथ मीटिंग की जानकार बताते हैं कि राजभर का इशारा सनातन पांडे की तरफ ही है। सनातन पांडे ने राजभर के बयान को झूठा और हास्यास्पद बताया है। कहा कि अगर मैं सपा से बागी हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजभर का मानसिक संतुलन खराब है, वो हताश है तो ऐसी बातें कर रहे हैं। सत्र लोकसभा का चलने जा रहा है, उसी लोकसभा सत्र के दौरान बड़ा खेल होने वाला है। हो सकता है उसके पहले ही लोग चले जाएं या उसी बीच ये लोग एक गोल बना करके एक अलग जो है अपना मोर्चा खड़ा करेंगे सपा के खिलाफ। अखिलेश जी की बात कर लें, चाहे डिम्पल जी की बात कर लें, चाहे उनके परिवार के रामगोपाल जी के बेटे हों, चाहे शिवपाल जी के बेटे हों, यही 4-5 लोगों को और कुछ 2-4-6 लोग और हैं, इनको छोड़ दीजिए तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। वो कोई भाषा ऐसी नहीं बोल रहे हैं जो उनकी स्वयं की भाषा है।
वो भाषा तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा को बोलने का काम कर रहे हैं। और जन्मजात समाजवादी हूँ, अंतिम सांस तक समाजवादी रहूंगा। और अंतिम सांस में अगर मुझे प्रतिनिधि करने का मौका पार्टी ने नहीं दिया तो उसके बाद भी मैं पार्टी कार्यालय में बैठ कर पार्टी की सेवा करने का काम करूँगा। जब चुनाव आ जाता है तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए की बात जहाँ से ये लड़ेंगे वहाँ हमें अपनी मीटिंगें लगाना पड़ेंगी, प्रचार करना पड़ेगा, तो ये फिर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। लोगों को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कार्य पद्धति को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। आंतरिक लोकतंत्र समाजवादी पार्टी में भी नहीं है। जब जबरन थोपे हुए फैसले और अखिलेश जी का भी कनेक्ट पार्टी के नेताओं के साथ बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कोई उथल पुथल का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़े और कोई विभाजन होता है तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं। मैं इतना ही कहूंगा, ये किसी दल का संकट नहीं है, भारत के वोटर के लिए संकट है। भारत के वोटर को आप चीट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? चाणक्य नीति बनाने वाले। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अंदर, तृणमूल के अंदर, शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच में महिला शक्ति वंदन का जो अधिनियम 2019-29 में लागू हुआ आरक्षण का, सभी से सांसदों के सामने अपनी नाराजगी और अपनी मजबूरी व्यक्त करी थी कि हम मजबूर हैं, इतना बड़ा काम मोदी जी करने जा रहे थे और इन सब ने करने नहीं दिया। उस अधिनियम का विरोध करने के कारण विपक्ष में फूट पड़ चुकी थी। केशव प्रसाद जी का जिस पार्टी में है और जिस सरकार में है उसी में उनका सम्मान नहीं है, उनका आदर नहीं है। नवंबर दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है तो घबराए हुए लोग हैं, परेशान शुदा लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। कहां लिए चले? अयोध्या लिए चलते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि फिलहाल पूरे देश की निगाहें भगवान राम की नगरी पर ही टिकी हैं। क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी का आरोप लग रहा है, उसको लेकर पूरी तरह से सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश की गर्म है। देखिए, चंदा चोरी के विवाद के बीच कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं और वो रामलला और हनुमानगढ़ी में जाएंगे, पूजा पाठ वहां पर करेंगे। उसको लेकर पूरी हलचल और तैयारी तेज है। और इसी बीच चंदा चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष ने सियासी हथियार बना लिया है। वहां भी हलचल और वहां से भी खूब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, आज वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। आज यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी अजय राय अयोध्या पहुंचे। इसी बीच ये तस्वीरें देखिए। देखो देखो कौन आया, तो अयोध्या में कांग्रेस ने चंदा चोरी के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। सुनवाएंगे जरा और देखिए जरा ये तस्वीर। और अब आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसकी गिनती कैसे की जाती है। वहां मौजूद एसआईटी ने पूरी प्रक्रिया देखी है विस्तार से। अब ये जो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं उसको भी साथ साथ देखते रहिए आप। ये वहां का सीसीटीवी है जो आप देख रहे हैं। ये जो काउंटिंग चल रही है, सीसीटीवी एसआईटी खंगाल रही है। हर एक बारीक पहलू जो है उस पर नजर रख रही है एसआईटी। तो चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बाद जो एसआईटी बनी है वो वहां पर मौजूद है और लगातार जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पूरी तरह से
चल चल जारी है एसआईटी की जांच, सबसे पूछताछ, लंबी पूछताछ, सीसीटीवी निगरानी, जितने भी कड़ियां जोड़ रहे हैं एसआईटी, उसको लेकर तफ्तीश काफी तेज और इसके जद में काफी लोग हैं, बैंककर्मी भी। तो चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच पहली बार योगी अयोध्या जा रहे हैं और उनके दौरे को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आइए आपको दिखा देते हैं आखिर उसमें क्या कुछ है खास। तो देखिए, राम मंदिर पर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले हैं। वो शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे भगवान राम की नगरी में पहुंच जाएंगे और इसको लेकर अयोध्या के डीएम की तरफ से एक निर्देश भी जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि चंपत राय अपने स्तर पर किसी को नॉमिनेट कर दें जो श्रीराम मंदिर में सीएम योगी के दर्शन पूजन की व्यवस्था देखेंगे। साथ ही चंपत राय को उस शख्स के बारे में मंदिर मजिस्ट्रेट को बताना होगा। यानी संदेश साफ है कि चंपत राय योगी आदित्यनाथ के साथ ना दिखें। इस बीच राम मंदिर में एसआईटी की जांच लगातार चौथे दिन जारी है। एसआईटी चंदा गिनने के दौरान रिकॉर्ड हुए फुटेज को रिव्यू कर रही है। जांच के लिए बनी एसआईटी अब तक 48 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ की है। ट्रस्ट के कर्मचारी, बैंक के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से पूछताछ हुई है लंबी। एसआईटी कुछ कर्मचारियों की संपत्ति, आय स्रोतों की भी जांच कर रही है। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के रिकॉर्ड और बैंक दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं एसआईटी की टीम की तरफ से। और चलिए अब सुनते हैं चंदा चोरी के आरोपों पर क्या कह रहे हैं नेतागण। इलाहाबाद में जो वहां पर जो भगदड़ हुई थी उसमें वो शामिल रहा है और जो व्यक्ति उसमें शामिल रहा है और वो व्यक्ति आज यहाँ पर एसआईटी का अधिकारी बन के आया है। एसआईटी का कोई अर्थ नहीं है हाईकोर्ट के सिटिंग जज से तत्काल समयबद्ध सरकार जांच कराए और एसआईटी पर किसी को विश्वास नहीं। आप एक बार समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ था चंदा वो कहाँ गया, पूछो जरा एक बार। हिम्मत है तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हमें बड़ी शर्मनाक बात है कि हमें ये पता चला कि रामचंद्र जी के मंदिर के चंदे में घोटाला हो गया। जो लोग श्री रामचंद्र जी का सहारा लेकर सियासत की सीढ़ियां चढ़े हैं, क्या वो श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं? योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि कोई भी संज्ञान में मामला आता है उस पर जांच कराते हैं। हम जांच में विस्तृत जांच कराते हैं, माइन्यूटली जांच कराते हैं। अधिनियम के आधार पर ट्रस्ट है तो उस अधिनियम के आधार पर निश्चित रूप से सजा के पात्र होंगे। तो सवाल तो ये है, अगर राम मंदिर जी की पैसा के घोटाले किए जाते हैं, कानून व्यवस्था और जो स्वच्छता की पाठ पढ़ाए जा रहे हैं रोजाना देशवासियों को, इसका मूल्य क्या बचे? सत्ताधारी लोगों में जो विराजमान कालनेमी हैं वो सब के सब पाप कर रहे हैं, वो सब रामद्रोही हैं, वो सब हनुमान द्रोही हैं। उन सब लोगों ने जिस तरीके से चंदे का, चढ़ावे का, लूटने का पाप किया है, उनको भगवान तो सजा देगा ही देगा, लेकिन एक चीज तय है, देश का कानून भी उनको सजा देगा। ये अब चंदा चोरी के आरोपों पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं, सुनिए सर। आपराधिक पहलू है वह तो एसआईटी की इंक्वायरी में निकलेगा कि क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, कौन लोग जिम्मेदार हैं। यदि ऐसा होता है तो तुरंत ही वह उसको कॉग्निजेंस लेके एफआईआर कर देंगे। अब आपका प्रश्न था कि अब तक क्या जानकारी मिली है, मुझे इसमें कोई भी जानकारी नहीं मिल सकेगी। केवल यह जरूर उचित होगा, जो मेरी राय है, कि भविष्य में किस प्रकार का सुधार हो, उसमें यदि एसआईटी उचित समझे तो मेरा भी साक्ष्य ले सकती है, परामर्श कर सकती है। प्रधानमंत्री जी की चिंता है। चिंता दो प्रकार से होती है। एक तो यह कि चिंता कोई चीज, एक धनराशि गायब हुई है, उसकी चिंता है। श्रद्धालु का पैसा है, उसकी चिंता है। उनकी एक यह भी चिंता है कि यह तो बिल्कुल से चरमराई हुई व्यवस्था है। इट्स अ ब्रोकन सिस्टम, और इस ब्रोकन सिस्टम को वह कैसे
एक हेल्दी सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे। दैट इज द थिंग दैट ही इज लुकिंग। जैसा उनका स्वभाव है, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप, लेट्स सी द फ्यूचर। तो उस दृष्टि से मुझे संकेत मिल रहे हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि यह कौन सा सिस्टम अब बनाया जाए कि इस प्रकार के लूप होल्स प्लग हों। नितिन मिश्र जी को सुन रहे थे अभी आप। चलिए, ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। देखिए, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, कम तो कहीं से अभी फिलहाल होती नहीं दिख रही। देखिए, चुनाव हारने के बाद टीएमसी पर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार एक्शन में है। नेताओं पर केस दर्ज किए जा रहे हैं और जांच चल रही है। इसी बीच ये कोलकाता से तस्वीर देख लीजिए, मंत्री जी सेवा कर रहे हैं। मंत्री जी की सेवा देख ली आपने, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। कैसे? आइए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। उनकी सुरक्षा घटाई नहीं गई है, बल्कि उनके पुराने पीएसओ को हटाया गया है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी नाराज चल रही है। पहले ऐसी थी उनकी सुरक्षा, ये भी आप देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो लाल घेरे में हमने दिखाया, ये वही पीएसओ हैं जिनको हटाया गया। ये देखिए, इसी को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है। और अब दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के घर पर सुरक्षा मौजूद नहीं है। इसको लेकर टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने वीडियो जारी किया है। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को कैसे झटके पर झटके लगातार लग रहे हैं। ऋतव्रत बनर्जी फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे और इस विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर अंतरिम रोक से मना किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतव्रत को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी है। हाईकोर्ट में यह याचिका टीएमसी नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय ने दायर की थी। उनकी दलील थी कि ममता बनर्जी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के लिए चुना था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के फैसले को नजरअंदाज किया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन फिलहाल कोई अंतरिम राहत प्रदान नहीं की, लिहाजा अभी वो बने रहेंगे। और इस बीच ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो शेयर किया, जिसको भी आपने देखा भी था, दिखाया हमने था। अब दावा किया जा रहा है कि सरकार ममता की सुरक्षा को लेकर सावधान नहीं है। तो दरअसल ममता बनर्जी की सुरक्षा में सालों से 2 सुरक्षाकर्मी तैनात थे। उन सुरक्षाकर्मियों के नाम है स्वरूप गोस्वामी और कुसुम कुमार द्विवेदी। वो दोनों पिछले 20 सालों से ममता बनर्जी की सुरक्षा में बतौर पीएसओ तैनात थे, लेकिन अब उन दोनों की पोस्टिंग अचानक दूसरी जगह कर दी गई है। खबर है कि दोनों को हटाने के सरकारी आदेश पर ममता नाराज है और उन दोनों को अपनी सुरक्षा में फिर से तैनात करने की जिद ठान ली है। वही प्रशासन कह रहा है कि ममता की Z+ सुरक्षा में कमी नहीं की गई है। हालांकि ममता की नाराजगी सुरक्षा पर नहीं, पुराने पीएसओ को लेकर है। तो दरअसल दोनों सुरक्षा कर्मियों पर ममता बनर्जी को काफी भरोसा रहा है। 20 सालों से तैनाती की वजह से ममता उन दोनों को मजबूत स्तंभ अपने लिए माना करती थी। तो चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं नेता, सुनवाते हैं, सुनिए। जब संकट में आती हैं तब कोर्ट में जाती हैं, लेकिन कोर्ट का जजमेंट नहीं मानती। इनकी ये अभ्यास है, इनकी ये प्रैक्टिस है। आज जो सब कुछ चला गया, पार्टी भी चला गया है, पार्टी का कार्यालय भी चला गया है। जो हार चुके हैं 15,000 से ज्यादा वोटों से, वहाँ जाके अपील कर रहे हैं कि वहाँ रिकाउंटिंग हो, पोलिंग हो। तो ये भी इनको लग रहा है कि हम अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम हारे नहीं हैं। ये हम लोग का नैतिक जय है। ऋतव्रत बनर्जी और मैं ये लड़ाई शुरू किया था, जो अनियम हुआ था उसको हम लोगों ने माननीय स्पीकर के सामने लाए थे, उनके नजर में लाए थे और फिर ये कोर्ट तक गया था, जहाँ पे चैलेंज किया गया था। आज हाईकोर्ट में भी ये जय यही प्रमाण करता है कि आईन है और ये हमारा नैतिक जय है। नंबर जिसके पास है वही तो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। ये तो
एक लॉ का मारपेच का कोशिश किया था तृणमूल कांग्रेस ने, पर इससे फायदा कुछ नहीं होगा। नंबर सर्वोपरि है। आज ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी के पास 58 एमएलए का साइन है, ऊपर से अभी उनके पास और 7-8 एमएलए का समर्थन मिल गया, 65 हो गया है। आने वाले दिन में ये नंबर 70 पार कर जाएगा। तृणमूल बोल के तो कोई पार्टी है ही नहीं। बहुत दुख का बात है कि आज ममता बनर्जी के साथ इतना बड़ा पार्टी था, 1 महीने में पार्टी पूरा वैनिश हो गया। ऋतुव्रत बनर्जी के साथ बहुत सारा लोग है, ये लोग है, और ऋतुव्रत बनर्जी को हाईकोर्ट ने बोला है कि ये विपक्ष एलओपी हुआ है। क्या था पुराना पीएसओ के अंदर? वो क्या किंग कॉन्ग था? वो क्या ही मैन था? वो कौन था? वो WWF का रेसलर था? वो कौन था? इस तरह से 3 टाइम चीफ मिनिस्टर के घर से सिक्योरिटी को हटा देना और उनके जो 20 साल से जो उनके जो पर्सनल पीएसओज हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया है और कुछ नई सिक्योरिटी दी गई है वहाँ। तो ये बहुत ही इट्स वेरी शॉकिंग एंड इट्स वेरी विंडिक्टिव मूव। ममता बनर्जी अभी तो एमएलए भी नहीं रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे, अच्छा से पेश आएंगे तो गुंडागर्दी नहीं होगा, तो सिक्योरिटी क्यों चाहिए?